Okay, so this is a seated PYQ series where now this is paper 1 of February 2026 और हम लोग अभी जो है हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने CDP के क्वेश्चंस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। उसकी 2 वीडियोस अब तक मैं डाल भी चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीडिंग स्किल्स. Reading is just the ability to decode. Children learn to read through involvement in the act of reading. Which of the above statements is or are true or false? Well, देखिए इसमें बोला है कि रीडिंग इज़ जस्ट द एबिलिटी टू डिकोड, तो क्या ऐसा है? नहीं, डिकोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, आपको रिकोगनाइज करने पड़ते हैं सिम्बल्स को, ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है, फिर आप देखेंगे क्या मीनिंग है, उसे डिकोड करते हैं, फिर आप उसे अपनी मेमोरी में सेव करें। तो मतलब रीडिंग इज़ नॉट जस्ट द एबिलिटी टू डिकोड, बल्कि एक और भी प्रोसेस से बना है। सेकेंड, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सेकेंड, चिल्ड्रन लर्न टू रीड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, बिल्कुल, जब आप व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ रीडिंग, येस दे लर्न टू रीड, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली बी इज़ ट्रू, दैट इज़ ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. Now, question number 92. Which of the following principles of emerging literacy is not supported by Vygotsky? Drill and practice, cooperative learning, adult guided learning or child directed exploration? Well, अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की की तो वो बिल्कुल बात करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। वो बोलते हैं एडल्ट गाइडेड लर्निंग, एडल्ट गाइडेड लर्निंग बोल रहे हैं, चाइल्ड डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने ये पढ़ाई था कि वाइगॉत्स्की ने, लेव वाइगॉत्स्की ने क्या चीज़ बताई थी? उन्होंने बताया था कि एक बच्चे की खुद की एबिलिटी है और एक उसका पोटेंशियल है जिसे वो अचीव कर सकता है। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ये वो जोन है जो बच्चा बिना किसी की हेल्प के अचीव कर सकता है, ठीक है। अचीव करने के लिए इतना कुछ है, बट ये वो जोन है जो बच्चा बिना किसी की हेल्प के अचीव कर सकता है, ठीक है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बच्चे के पास ये पोटेंशियल है, बच्चे के पास ये पोटेंशियल है कि वो इसे अचीव तो कर सकता है, बट ही नीड समवन हेल्प, कोई मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी स्कैफोल्डिंग की मदद से बच्चा अपना ये पोटेंशियल रीच कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर एडल्ट गाइडेड लर्निंग है, कोई भी टीचर हेल्प कर सकता है, फादर हेल्प कर सकता है उस बच्चे को ये पोटेंशियल रीच करने में। एंड आपको पता होना चाहिए स्कैफोल्डिंग इज़ टेम्पररी, ठीक है। तो एडल्ट गाइडेड लर्निंग भी करता है, चाइल्ड डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, बच्चे के हिसाब से आप देखेंगे उसकी क्षमता के अनुसार, बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात ही कर रहा है ना, अकेले बच्चा नहीं सीख रहा है, कोई और भी उसकी हेल्प कर रहा है। और तो किस चीज़ को यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसे वाइगॉत्स्की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो वो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ ऑप्शन 1 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, चाइल्ड रीड्स अ स्टोरी बुक ऑफ हर इंटरेस्ट, दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज रेफर टू एज इंटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? जब अपनी इंटरेस्ट के लिए, ईजी फन टू डू जो चीज़ें हैं उनके लिए अगर कोई स्टोरी बुक वगैरह रीड कर रहा है तो इस टाइप की रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है, दिस इज एक्सटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 94, a teacher does actions which learners follow as directed and learners are not expected to speak or use language. What is this method known as? Dramatics, imitation method, total physical response या फिर communicative approach? तो यहाँ पर क्या करता है कि टीचर कोई एक्शन कर रहा है और बच्चा उसको डायरेक्ट फॉलो कर रहा है, इसमें कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 95, अ टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट्स टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग दैट is based on free drawing, is based on noting down everything that comes to mind without concern for form, style or grammar, is planned and written for a free source with focus on grammatically correct sentences, or is taken from any free source.
तो फ्री राइटिंग का क्या मतलब होता है कि स्टूडेंट जो है जो भी उसके दिमाग में आ रहा है बिना फॉर्म या स्टाइल या ग्रामर की चिंता करे वो उसे लिखता जाए, इसी को फ्री राइटिंग कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, that is based on noting down everything that comes to mind without concern for form, style or grammar. Question number 96. A teacher of class 3rd gives her students unseen passage worksheets, writing tasks, picture description activities, recitation and storytelling by them across the term. She has recorded the performance of the learners to include in the overall performance assessment of the learners. This record of assessment is known as summative assessment, formative assessment, performance of portfolio. तो यहाँ पर क्या बात है कि जो अगर टीचर है वो उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर रहा है, कभी अनसीन पैसेज देख रहा है, वेरियस डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज़ दे रहा है, रेसिटेशन या स्टोरी टेलिंग, तो ये एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 97. A child reads an unseen passage. He is expected to answer the questions that follow. This type of reading is referred to as skimming, scanning, extensive reading और exclusive reading. तो अगर कोई बच्चा अनसीन पैसेज देख रहा है और उसे क्या करना है, उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। इस टाइप की रीडिंग को हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग तो हमें पता ही है, जो फ़न के लिए पढ़ी जाए, जैसे स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई छोटी मोटी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है। ऊपर भी हमने देखा था। स्कैनिंग कब होगा? जब आप किसी क्वेश्चन से पर्टिकुलर, जब आप किसी पैसेज से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप करेंगे स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसलेक्सिया? स्टूडेंट्स हैव गुड वर्बल बट पुअर राइटिंग स्किल्स, रिवर्सल्स इन रीडिंग, inconsistent spacing between letters and words और difficulty forming the letter shapes। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हमें पता है, डिसलेक्सिया आपका क्या है? एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आपका रिवर्सल्स इन रीडिंग होता है। रिवर्सल्स इन रीडिंग मतलब ये पी है, इसको क्यू पढ़ लिया बच्चे ने, ठीक है, बी और डी में कन्फ्यूजन हो रही है, तो रिवर्सल्स इन रीडिंग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99. A classroom makes the learners notice language through various means, was on the wall, class library, audio and videos. This can be described as language acquisition, language comprehension, language practice through senses और input rich environment। तो सिंपल सी बात है, क्लासरूम में अगर आप बच्चों को लैंग्वेज जो है, आपने कोई चार्ट वगैरह लगा रखा है, ऑडियो या वीडियो चला रखी है, तो ये एक इनपुट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। Question number 100. Which approach makes use of carefully selected and graded items? Structural approach, constructivism approach, communicative approach और skill based approach? तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में आप यूज़ करते हैं सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम। बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? ये एक अप्रोच है फॉर टीचिंग व्हाट इंग्लिश नहीं, मतलब लैंग्वेज। यहाँ पर आप क्या, किस चीज़ पे ध्यान देते हैं? स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू वोकैबलरी। तो वोकैबलरी पे आपका फोकस नहीं है, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है। यानी कि आप इंग्लिश में देखेंगे, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो आप क्या दिखा रहे हैं कि पैटर्न कैसा है, ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, कैसी ग्रामर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रैक्टिस एंड ड्रिल, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने उन्हें लगा दिया पैटर्न के हिसाब से, इजी टू कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आप उन्हें अरेंज कर रहे हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये आपकी स्ट्रक्चरल अप्रोच है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिया जाता है कंपेयर टू वोकैबलरी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड सीखना से पहले आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा वर्ड का किस तरह से आप ग्रामर के रूल्स फॉलो करेंगे, किस तरह से आप इन वर्ड्स को अरेंज करेंगे, क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड आइटम्स के थ्रू आप ये सिखाएंगे बच्चों को। दिस इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 101. Given below are two statements, one marked as assertion and the other as reason. Read the statement and choose the correct option. Assertion. Language is an effective tool for communication.
रीज़न, लैंग्वेज हेल्प्स टू कन्वे सोशल मैसेजेस। तो यहाँ पर पहली बात जो असर्शन लिखा है कि लैंग्वेज जो है वो एक इफ़ेक्टिव टूल है कम्युनिकेशन का, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों है इफ़ेक्टिव टूल? क्योंकि लैंग्वेज क्या करता है, हमें सोशल मैसेजेस कन्वे करने में हेल्प करता है। तो दोनों ही सही हैं और रीज़न आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, द प्रोसेस राइटिंग in process writing approach, pre-writing is one element of the writing process during which the writers capture preliminary ideas. One element of the writing process during which writers formally share their work with a wider ऑडियंस। तो ये तो गलत है। प्री राइटिंग का मतलब राइटिंग स्टार्ट करने से पहले जहाँ आप अपने थॉट्स गैदर करते हैं, आउटलाइन करते हैं चीज़ों की, ठीक है, पोटेंशियल टॉपिक आप करते हैं, मैपिंग वगैरह कर लेते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं प्री राइटिंग में। तो यहाँ पर तो फॉर्मली वर्क शेयर करने की बात कर दी है, तो प्री राइटिंग में हो ही नहीं सकता। वन एलिमेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच द राइटर्स कंसिडर व्हाट दे हैव रिटन एंड मेक चेंजेस इन द कंटेंट, नहीं, कंटेंट चेंजेस इसमें ये प्री राइटिंग में थोड़ी आएगा। वन एलिमेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच द राइटर्स जनरेट पोटेंशियल टॉपिक्स एंड राइटिंग आइडियाज़। अब मैं देखूँ तो पहला वाला भी ठीक है और फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। लेकिन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा नैरो है। नैरो मतलब उसने सिर्फ बोला है कि आप एक तरीके से अपने राइटिंग के आइडियाज़ को जनरेट करेंगे और पोटेंशियल टॉपिक डिसाइड करेंगे। लेकिन हो सकता है आप मैपिंग कर लें, आप आउटलाइनिंग कर दें, तो हम ये कह देंगे कि हम लोग प्रीलिमिनरी आइडियाज़ जो हैं वो कैप्चर करें। हाँ, अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो मैं फोर्थ ऑप्शन के साथ जाती, लेकिन अगर फर्स्ट और फोर्थ एक साथ हैं तो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ वन एलिमेंट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स कैप्चर प्रिलिमिनरी आइडिया। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग स्टोरीज एट फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज का मतलब बिल्कुल जब आपने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी स्टार्ट की हुई है, बिल्कुल नींव पे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा तो आपके स्टोरी सुनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो इन्होंने बोला इन्हांस रीडिंग स्किल, बिल्कुल पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप हो। उसके अंदर क्या डेवलप हो, कल्चर ऑफ रीडिंग, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो, एक्सप्लिसिटली टेल मोरल वैल्यूज़, तो नहीं, सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अगर उसमें मोरल वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बच्चों को जब लैंग्वेज सिखा रहे हैं और आप उससे कुछ रीड करवा रहे हैं तो आपका जो पहले प्राइमरी गोल्स होंगे वो यही है कि बच्चे की रीडिंग स्किल्स डेवलप करें, वो रीड करने का कल्चर उसमें आए और वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, द डिडक्टिव अप्रोच टू टीचिंग ग्रामर सेज वी शुड फर्स्ट डैश, प्रोवाइड प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन, प्रोवाइड प्रैक्टिस थ्रू ड्रिल्स, प्रेजेंट रूल्स और प्रेजेंट एग्जाम्पल्स। तो डिडक्टिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो हमें दो अप्रोच के बारे में अच्छे से पता होना ही चाहिए और शायद ऑलरेडी पता भी होगा। एक होता है इंडक्टिव अप्रोच और एक होता है डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच। तो जो आपका इंडक्टिव अप्रोच होता है इसमें आप एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ जाते हैं, जबकि आपका जो डिडक्टिव होता है इसमें आप रूल से यानी कि प्रिंसिपल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। यानी कि इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। जब आप अलजेब्रा करते हैं तो जब अलजेब्रा करते हैं तो पहले आपको क्या आइडेंटिटी दिखा दी, और आइडेंटिटी यानी आपके सामने रूल दिखा दिया, अब आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो रूल्स टू एग्जाम्पल, डिडक्टिव अप्रोच, इसे हम जनरली हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्टिव अप्रोच की। इंडक्टिव अप्रोच में आपके सामने पहले एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे उन्होंने एक केस बताया आपको कि भाई एक इंसान जो है वो मोटरसाइकिल चला के जा रहा था और क्या हो गया, उसने हेलमेट नहीं लगाया था, वो गिर गया और उसके सर पे चोट लग गई। ऐसे 3-4 एग्जाम्पल बता दिए और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, आप किस कंक्लूजन पे पहुँचे, यू शुड वेयर हेलमेट्स व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव अप्रोच हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें यहाँ पूछा गया है डिडक्टिव अप्रोच में होगा तो आप क्या करेंगे, पहले रूल्स को प्रेजेंट करेंगे और बाद में आपके सामने क्या आ जाएगा, आप उसके एग्जाम्पल्स देंगे। तो पहले आप रूल्स प्रेजेंट करेंगे। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 105, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इंक्लूड्स फर्स्ट the syllabus and language objectives displayed for the parents to ensure what is being taught to their children. Second, grouping students appropriately.
Third, objectives displayed in the classroom. And fourth, using a variety of techniques such as gestures, body language, pictures and object. तो पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने बोला है कि कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। तो नो डाउट सिलेबस, लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव ये सब आप पेरेंट्स के सामने दिखा रहे हैं कि हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं। नो डाउट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। सेकेंड, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटली, बिल्कुल ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, येस ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं क्लासरूम में, करेक्ट। और यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता है, ऐसे इसको 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, फोर्थ ऑल ऑफ दीज होता तो मैं सारे डाल देती। ये सब के सब कॉम्प्रहेंसिव इनपुट का पार्ट है। आपको क्लियरली लर्निंग गोल्स सेट करने होते हैं, लर्निंग गोल्स प्रेजेंट करने होते हैं। दूसरी चीज़, आपको वेरियस टेक्निक्स यूज़ करनी है। आपको बॉडी का जेस्चर, लैंग्वेज, पिक्चर, ऑब्जेक्ट सब कुछ इंक्लूड करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स सच एज जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पैसेज और पोएम ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसे मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी।